और मैं यानी हम मिलकर मध्य प्रदेश बनते हैं और हम ही लोग मध्य प्रदेश पर नज़र भी रखते हैं। मध्य प्रदेश में क्या नवाचार हो रहा है, मध्य प्रदेश के विकास के लिए किस तरीके के नए प्रतिमान गढ़े जा रहे हैं और क्या नई योजनाएं लाई जा रही है, इनकी हम समीक्षा भी करते हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि महाकाल की नगरी उज्जैन में मेडिसिटी की आधारशिला रखी जा रही है। लेकिन ये मेडिसिटी होती क्या है, ये मेडिसिटी का कंसेप्ट क्या है, यह जानना आपके मेरे यानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे नर्मदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के संचालक डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सुशील भाई। डॉक्टर साहब, आज मध्य प्रदेश के लिए बड़ा अच्छा दिन है। हमारे पास बहुत अच्छे मध्य प्रदेश में नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन अब एक नया कंसेप्ट मध्य प्रदेश सरकार लेके आ रही है मेडिसिटी का। हमने इसका नाम मध्य प्रदेश के बाहर तो बहुत सुना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कंसेप्ट क्या है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मेडिसिटी में होता क्या है और ये नर्सिंग होम और हॉस्पिटल से किस तरीके से अलग है। सुशील जी, मुझे लगता है कि अगर हम एक बड़े व्यापक रूप में अगर हम हेल्थ की परिभाषा को जानने का प्रयत्न करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की परिभाषा है वो है कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, सोशल, मेंटल वेलबीइंग। इसमें 1990 के बाद में जो फिज़िकल, सोशल एंड मेंटल के साथ साथ में स्पिरिचुअल भी आ गया। इसमें भारत देश का योग रहा कि इट इज़ ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग। इट्स नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। मतलब शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वस्थ नहीं है, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी अगर कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबीइंग है उसे हम हेल्थ कहते हैं। सामान्यतः हम अपने हेल्थ के प्रति कब चैतन्य होते हैं, जब हम बीमार पड़ते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है कि बहुत ही बिंदास तरीके से जीवन जीता है और अपने इस शरीर को जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, मुझे लगता है कि अपने साइकिल, स्कूटर और अपनी कार को जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। हम अपने शरीर के साथ जो अत्याचार करते हैं, जो सौतेला व्यवहार करते हैं, और उसका अंततः परिणाम होता है कि हम निरोगी से रोगी बन जाते हैं। तो हेल्थ को अगर पूरे तरीके से देखें तो आज भारत में अभी कुछ समय से ही हेल्थ के प्रति एक इंश्योरेंस का प्रचलन शुरू हुआ है कि जो आम जन है, नागरिक हैं, वो हेल्थ के प्रति अवेयरनेस और अपने इंश्योरेंस कराने लगे हेल्थ का। लेकिन बाहर में तो, विदेशों में तो ये कंपलसरी है। अभी 10 साल का 2016 से जब आयुष्मान योजना आई है तो समाज के उस वर्ग के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने चिंता करी है। लेकिन हेल्थ को अगर देखते हैं तो सामान्यतः हम अपने परिवार में भी अपने हेल्थ के बीमारी के लिए हम कोई बजट का प्रावधान नहीं करते। हम अपने परिवार में वैकेशन के लिए, शादी के लिए, त्यौहार के लिए, जन्मदिन के लिए और इस तरह के सेलिब्रेशंस के लिए ज़रूर बजट का प्रावधान करते हैं, बट बीमारी के लिए हम अक्सर जो है इसको नहीं करते हैं। और उसी का नतीजा ये होता है कि जब बीमारी आती है, बीमारी बड़ी आती है और विकराल रूप धारण कर लेती है और उसके बाद आपकी जो बजट और आपकी एफडी, आपके पैसे ख़त्म होते हैं तो चिंता होती है। और वो केवल और केवल एक परिवार पे ही उसका असर नहीं पड़ता, समाज पे असर पड़ता है और कहने की देश पे भी असर पड़ता है। तो ये जो मेडिसिटी का जो कंसेप्ट है, ये प्रकार से एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच है और इसमें ये मान के चलें कि एक ही स्थान पे हेल्थ की हर टेक्नोलॉजी वहाँ पे विद्यमान है। अगर हम थोड़ा और इसके गहराई में जाके देखें तो ये 5 पिलर्स पे कोई भी मेडिसिटी का निर्माण माना जा सकता है, जिसमें पहला पिलर जो है वो हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर में भी दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक थेरापेटिक और एक प्रिवेंटिव। मतलब हम जैसे कहते भी हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी है हेल्थ केयर का और एक क्यूरेटिव भी है। क्यूरेटिव हम देखते हैं कि जब हम बीमार पड़ गए तो हम अस्पताल चले गए और जिस अंग की बीमारी है, जिस ऑर्गन की बीमारी है,
उसके तमाम तरह के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आज विद्यमान हैं और हम कहीं भी किसी भी विदेश के पाश्चात्य देशों से कम नहीं हैं आज। आप एम्स की बात कर लें या कोई भी बड़े जो 7 स्टार हॉस्पिटल्स की बात कर लें, तो हेल्थ में हम कहीं भी कम नहीं पड़ते। बट हेल्थ की अगर मेडिसिटी की बात करेंगे तो हेल्थ केयर एक नज़रिया हो गया। दूसरा जो है एक रिसर्च, ये एक बहुत बड़ा एक पिलर है। दूसरा जो फाउंडेशन पिलर है मेडिसिटी का। तीसरा है एक सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम को हम आगे इसकी मैं व्याख्या करूँगा इसकी। और उसके बाद है हमारा स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग हब, वो भी उस मेडिसिटी का हिस्सा है। और एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एजुकेशन का। एजुकेशन मतलब उसमें हेल्थ के वर्कर्स बनाने के लिए, मतलब हेल्थ वर्कर्स में वार्ड बॉय से लेके एक सुपर कंसल्टेंट को मैं हेल्थ वर्कर का ही अगर मैं नाम दूं, तो इन सब को गढ़ने में, इन सब का निर्माण करने में जो संस्थान आते हैं वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इन सब का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ऐसे क्षेत्र में होना चाहिए। तो वो एक कंप्लीट हेल्थ सिटी कहलाती है। हेल्थ सिटी का मतलब या मेडिसिटी का मतलब केवल और केवल चुनिंदा सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल बनाना ही नहीं है। ऐसी मेडिसिटी जिसमें एक पूरा एक प्रकार से शहर है, जो उसमें काम करने वाले हैं वो वहीं रहते भी वहीं हैं, ठीक है। और इसमें आपका बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो रिसर्च में है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि हम फ़िलहाल जो है हमारे भारत में आज भी हम डाटा प्रोक्योर करने में और रिसर्च में हम बहुत पीछे हैं हम। जबकि अगर हम बात करें, मतलब भारत की बात करते हैं, तो जहाँ से वेद उपजे हैं, मतलब 10,000 वर्ष तो ये पूरा दुनिया कहती है, लेकिन 10,000 वर्षों से भी पुराना वेदों की सृष्टि हुई, वेदों का जो रचना रची गई, उस वक्त को देखते हैं तो हम, भारत एक ऐसा देश है जो सनातन, हमारा जो ज्ञान है, हमारा सनातन ज्ञान, जहाँ हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो जहाँ पे विज्ञान ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो है अध्यात्म शुरू होता है। मेरे व्यक्तिगत मत में मैं अध्यात्म को ईश्वरीय क्रियाओं के साथ जोड़ के नहीं देखता। मैं इसे जोड़ता हूँ कि हमने जो साइंस पढ़ी थी वो न्यूटन की साइंस थी। हमने जो स्कूल में साइंस पढ़ी, तो न्यूटन के अनुसार जो है, जो स्थूल है, जो दिखता है, जो हमारी इंद्रियां देख पाती हैं, उस पर आधारित जो ज्ञान है, जो 3D रियलिटी, स्पेस और टाइम तक बंध जाता है। बट इसके बाद जब आइंस्टीन आए और आइंस्टीन ने जब एक लीप ली कि स्थूल के पीछे सूक्ष्म है, मैक्रो के पीछे माइक्रो है, नैनो है, और उन्होंने जब जो है मैटर और एनर्जी का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक पुलिया बनी विज्ञान और अध्यात्म के बीच में। जब हम बोलते हैं E=mc², कि कोई भी जो स्थूल दिख रहा है इसके पीछे केवल और केवल ऊर्जा है, तो ऊर्जा जो है वो जब किसी एक विशेष फ्रिक्वेंसी में बदल जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है, तो हमें दिखने लगती है। तो यहाँ जब बात करते हैं हम, अगर हेल्थ के प्रारूप को देखें, यदि हेल्थ में मैं अब लगभग 40 सालों से मैं हेल्थ के इस विषय को देखूं मैं, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा है कि बीमार होना बाह्य तत्वों के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये अल्टीमेटली आपके भीतर ही बीमारी छुपी हुई है और उसका इलाज भी आपके भीतर है। जो चिकित्सक है वो आपके इस भीतर की इस हीलिंग क्रिया को केवल और केवल वो उत्तेजित कर देता है कि 75 पैसे जो है आप ही ठीक होते हो। इसीलिए जो है इवन एलोपैथी में भी जो बीमारियां हैं, बीमारियों के जो लक्षण हैं, उनको साइकोसोमेटिक कहा जाता है। तो साइको मतलब जो मानसिक, जो उसका जो एक सिम्टम है, मानसिक सिम्टम, वो 75% काम करता है, 75% काम करता है। जो सोमेटिक मतलब सोमा, बॉडी, स्थूल से रिलेटेड, वो 25 पैसे है। तो अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो मेडिसिटी एक ऐसा संस्थान होगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप आंख बंद करके हेल्थ के किसी भी डायमेंशन में आपका इलाज वहाँ संभव है। हेल्थ का या स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन मैं उसमें कहीं देख रहा था कि वेलनेस और पुनर्वास सेंटर, ये हेल्थ सिटी, ये भी मेडिसिटी का एक कंसेप्ट है। यस। जिससे थोड़ा बताइए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अब मेडिसिटी बना रही है, आज उसकी आधारशिला भी रखी जा रही है,
तो ये कंसेप्ट उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है? सुशील जी, आपने बहुत अच्छा ये विषय निकाला जो वेलनेस और एक रिहैबिलिटेशन पुनर्वास का है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा जो अछूती है अभी, जिसमें वेलनेस रिहैबिलिटेशन के साथ साथ में रिवर्सल भी है ना? इसमें अभी रिवर्सल नहीं है। ये मेरे लिए एक बहुत ही एक हर्ष का विषय है और एक बहुत बड़ी उत्तेजना का विषय है जब मैंने इस चीज़ पे अध्ययन शुरू किया कि देखिए, वेलनेस को अगर हम देखते हैं तो वेलनेस एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है कि अभी आप बीमार हुए नहीं हो आप, ठीक है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात है कि अभी आपके घर में चोरी हुई नहीं है तो आप अपने से पहले से ही ताले वाले देखना वेखना वो सब सिस्टम लगा लें, ठीक है। ये है एक प्रिवेंटिव या वेलनेस का जो पूरी तरह से हमारे आयुर्वेदिक सिद्धांतों पे आधारित है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आयुर प्लस वेद। आयुर मतलब लाइफ, जीवन, वेद मतलब ज्ञान। तो आयुर्वेद तो ज्ञान ही जीवन का है कि कैसे आपको हेल्दी बने रहने का जो ज्ञान है वो आयुर्वेदा है। और एलोपैथी जो है वो बीमारियों का ज्ञान है। तो एलोपैथी जानने के लिए सबसे पहले आपको बीमार होना पड़ेगा। तो ये पुलिस स्टेशन जैसे काम करते हैं। हम लोग डॉक्टर जो हैं, जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, ये हमने अपने अपने थाने खोल रखे हैं कि आपके घर में जब चोरी हो गई तो हमारे पास आओ। तो हमने अपने मेडिकल में हमने वेलनेस नाम की कोई चीज़ सीखी नहीं है, ठीक है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हुआ आपके सामने कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल के, उसमें कोई वेलनेस वाला सब्जेक्ट नहीं है, कोई आयुर्वेदिक का। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें एक ऐसे एमबीबीएस की रचना होगी जिसमें जो जो स्नातक निकलेगा वो आयुर्वेद में भी पारंगत होगा, वो होम्योपैथी में भी होगा, वो योगा में भी होगा, वो नेचुरोपैथी में भी होगा, वो ज्योतिषा। ये आप लाती सरकार तो नहीं दे रहा है। अगर मेडिसिटी में पुनर्वास और ये वेलनेस वाला कंसेप्ट जो मध्य प्रदेश सरकार ही जो इसको जोड़ रही है, और अब आपने कुछ और चीज़ें जो उसमें जोड़ने की बात कह रही है, तो मुझे लगता है ये आप सरकार को कहीं ना कहीं जो है सुझाव भी दे। नहीं, मैं तो सुझाव जी सुझाव नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं क्षमा चाहते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि भारत का नागरिक होने के कारण मैं चाहूँगा कि भारत में एक हमारी जो प्रतिष्ठा है वो हमारे सनातन ज्ञान के साथ में है, वो हमारी सनातनी सोच के साथ में है। और हम तो वेदों के शिष्य हैं। वो काश मैकाले ना आया होता यहाँ पे, और हम आज भी अगर उस गुरुकुल पद्धति से ही चरित्र निर्माण करते तो आज भारत कहीं के कहीं होता। इसमें मैं आपके माध्यम से बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा। लेकिन हाँ, जब हम सनातनी ज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पे WHO से थोड़ा अलग हो जाता है। यहाँ पे जब हम पंचकोशीय हेल्थ की बात करते हैं, आपका अन्नमय कोश है, आपका प्राणमय कोश है, मनोमय है, ज्ञानमय है और आनंदमय। तो कायदे से एक मेडिसिटी का प्रारूप जो है, मुझे लगा कि लगभग इसी पे आधारित है, जहाँ पे एक मनुष्य का जो शरीर है, ठीक है, इसमें जो एलोपैथी है वो केवल अन्नमय कोश पे ही मार करती है, केवल फिजिकल, ठीक है ना। वो इसके आगे की चीज़ों को नहीं देखती। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स की बात अगर करते हैं, एलोपैथी में हम अपने अस्पतालों में एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल करते हैं। तो 100 साल पहले 1925 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की ईजाद की थी। जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे के सारे इन 100 सालों के हैं। लेकिन आप ये देखिए कि लगभग 1980 के दशक के बाद हेल्थ का पूरा पैराडाइम कैसे शिफ्ट हुआ, हॉराइजन कैसे शिफ्ट हुआ। जो संक्रमणशील बीमारियां थी जिन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते थे, वो धीरे धीरे हेल्थ केयर के कारण दबती गई। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन आ गया, लोगों में अवेयरनेस आ गई, खान पीन ढंग, सैनिटेशन, और आधुनिक जीवन शैली में जो है धीरे धीरे करते करते कुछ और बीमारियों ने उनको रिप्लेस कर दिया। नहीं सब ये तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से मेडिसिटी पे आऊँगा कि जब मेडिसिटी मध्य प्रदेश में शुरू हो जाएगी तो, और मध्य प्रदेश आप जानते हैं लगभग 8.25 करोड़ की आबादी वाला हमारा प्रदेश है, और इसमें लगभग 20 से 22% की आबादी हमारी जो है ट्राइबल भी है। तो जब ये मेडिसिटी शुरू होगी तो आपको ये भी मालूम है कि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर पेशेंट्स बाहर जाते हैं, तो ये क्या एक आर्थिक मध्य प्रदेश का आर्थिक इससे भी स्थिति मजबूत होगी, और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मध्य प्रदेश जो अब
जो मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में पेशेंट जाते हैं वो सब इस तरफ आएंगे, तो इसका एक बड़ा लाभ आप देखते हैं क्या आगे क्या है? मुझे तो अंदर से जो इसकी जिज्ञासा के साथ साथ में मतलब मुझे जो आने वाले समय में दिखता है कि एक तो मध्य प्रदेश का हर नागरिक अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो मध्य प्रदेश में है। शरीर में जो मध्य जो अंग होता है, ठीक है, अगर बीमारी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी के सिद्धांत में है कि हर बीमारी जो है वो मध्य प्रदेश से ही शुरू होती है। ठीक है, कि आपका जो समाधान भी जो है मध्य प्रदेश ही करेगा। लेकिन मध्य प्रदेश पूरे देश को अगर देखते हैं तो हमें अप्रोच किया जा सकता है, तो ये बहुत ही एक सुनहरा अवसर है मध्य प्रदेश के लिए कि अगर हम मेडिसिटी केवल एक ही केंद्र को मेडिसिटी ना बनाएं, मेडिसिटी का एक मॉडल बनाएं, हम मेडिसिटी का मॉडल बनाएं। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा सुशील जी कि जो हमारे डाटा हैं, हमारा जो सर्वेलेंस है, जो डेमोग्राफिक सर्वेलेंस है, हमें पता है कि 1 लाख पॉपुलेशन में सेक्स रेशो क्या है, ठीक है, हमारी जो एज रिलेटेड डेमोग्राफी क्या है। आज लगभग 65% आबादी 30 वर्ष के नीचे है। भारत सबसे युवा देश है। और हम ये भी अगर बात करते हैं तो 1 लाख पॉपुलेशन में हाइपरटेंशन के कितने हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के कितने हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स के कितने हैं, डायबिटीज़ के कितने हैं, कैंसर के कितने हैं, हम सबको पता है। तो इनको देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो जो मेडिसिटी के जो सेंटर्स हैं, ये हो सकता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के आधार पे, तो ये मल्टीपल लोकेशंस पे होनी चाहिए। एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो कम से कम 5 मेडिसिटी के सेंटर्स होने चाहिए, जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और एक सेंट्रल, ताकि जो है एक आम आदमी को जो है वहाँ पे आने जाने के लिए जो है सुविधा हो, उनको आने जाने के लिए ट्रेन और बसेस की सुविधा के साथ जोड़ा जाए। और ये बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे मेडिसिटी में आने के बाद में इंसान भूल जाए, एक इंश्योरेंस तो हो ही हो, और बाकी साथ में उसका जो पूरा एक एसओपी जो बनता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जैसे ही घर में अगर कोई एक सदस्य बीमार पड़ता है, हम सब जानते हैं कि पूरे उस घर की ऊर्जा जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक ऊर्जा जो है वो कई बीमारियों को न्योता देती है। तो मेडिसिटी का कंसेप्ट आने से घर घर में जो है एक जो जो मतलब जागरूकता जो बनेगी, मैं फिर यहाँ कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे भी मेडिसिटी में काम होगा, क्यूरेटिव तो होगा ही होगा, और इसके साथ में रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि केवल जो प्रोलॉन्ग्ड बीमारियाँ जिनको है, या जो जिनका अंग भंग हो जाते हैं, या कैंसर के पेशेंट्स हैं, या पोलियो के पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनका रिहैब, वापस आप कैसे अपने जीवन पे आओ। और इसके साथ साथ में जो मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि लगभग पिछले 20-25 सालों से हम स्टेम सेल के बारे में हमने काफ़ी सुना, बट समहाउ इतना रिसर्च में ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आई नहीं। आज भी जो है मेडिकल साइंस में जो है हम ब्लड का प्लाज्मा लेके उसे उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद में जोड़ों में डालते हैं या किसी अंगों में डालते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। एआई आ चुका है, रोबोटिक सर्जरी आप देख चुके हैं। तो मेडिसिटी का एक ये रूप होगा कि हाँ, जहाँ पे वर्ल्ड की किसी भी क्लास में मध्य प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जाना मतलब पैसे तो खर्च होते ही हैं, वो चीज़ें लाभ ले पाएगा। और मेरा इसमें एक ये ज़रूर व्यक्तिगत सोच है कि भारत में जितने भी स्पेशलिटी सेंटर्स हैं या डॉक्टर्स हैं जो स्पेशलिटी सेंटर हैं, कहीं लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो कहीं किडनी ट्रांसप्लांट होती है, कहीं कैंसर का विशेष, तो ऐसे सेंटर्स में ऑलरेडी जो एसओपी बनी हुई है, जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हम अननेसेसरी फिर से व्हील को री इन्वेंट ना करें। हम उन्हीं का जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है, मैकडोनल्ड चलता है या स्टारबक्स चलता है, जैसे सब फिक्स है, कलर ये होगा, सोफे वैसे होंगे, काम करने का तरीका, टेस्ट सब एक जैसा होता है। तो जहाँ पे सफलतम इलाज के जो विधियाँ हैं वही के वही हम जो है उनको कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा खर्चा कम होगा, हमें ऑलरेडी बनी बनाई पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। और ऐसे मेडिसिटी में जो है, जो हमारे डॉक्टर्स जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, आने वाले समय में डॉक्टर्स की कमी नहीं होने वाली। तो जो ट्रेनिंग जो है, डॉक्टर्स बन ज़रूर रहे हैं लेकिन उनकी ट्रेनिंग जो है वो कहीं ना कहीं फिर कम होती है। तो जो उनका स्किल डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलाज में डॉक्टर का जो रोल है वो केवल 15 से 20% होता है। ये पूरा का पूरा ओवरऑल हॉलिस्टिक, उस हॉस्पिटल का माहौल कैसा है, उस औषधालय का माहौल कैसा है, अटेंडेंट्स को हम कितना एश्योरेंस दे पा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा है खर्चे की बात आती है।
तो मुझे लगता है कि जो पहले जो कंसेप्ट था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी केयर का और अप्रोच, अगर कोई बीमार है तो वो बड़े आराम से सुविधा के साथ में उस मेडिसिटी तक जा पाए, ये एक बड़ा उसमें एक रोल रहेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मेरा ये भी था कि देखिए मेडिसिटी का कंसेप्ट जो है एनसीआर क्षेत्र में कुछ जगहों पर ज़रूर है, क्योंकि वो कि दिल्ली कैपिटल रीजन है तो वहाँ पर तो बने ही। इसके अलावा बहुत चुनिंदा राज्यों में मेडिसिटी हैं, जैसे गुजरात की बात की जाती है वहाँ पर, साउथ में आप मान लीजिए कर्नाटक में बेंगलोर में भी मेडिसिटी है बाकी। उसके बाद एकदम से मध्य प्रदेश में मेडिसिटी, आपको लगता नहीं कि सरकार ने बहुत तेज़ी से इस लक्ष्य को पकड़ा और उसको ज़मीन पर उतारने की तैयारी कर रही है? नहीं, ये तो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की सराहना करता हूँ कि उनके इस दृष्टि में उन्होंने इस चीज़ को स्थापित करने का ये बीड़ा उठाया है मेडिसिटी का। और मेडिसिटी के साथ मुझे लगता है कि उसमें भारतीयता का बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए। हमारा ये उपजीन को चुना हो? हाँ, ये हो सकता है कि जो अवंतिका, हाँ बिल्कुल है, महाकाल की नगरी है। और केवल उज्जैन में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस चीज़ को शुरू किया जा सकता है। उसके बाद इसके अलग अलग, जैसे जैसे मैंने कहा कि लगभग 5 हमारा जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और मध्य क्षेत्र में मेडिसिटी के जो मॉडल्स हैं ये विकसित होने चाहिए। और नागरिक जो है भयभीत ना हो। अस्पताल जाने के नाम से सबसे बड़ा एक डर लगता है कि मरीज़ का हेल्थ और मेरा बटुआ, इन दोनों की हेल्थ पे जो असर आता है। तो आई एम श्योर कि मेडिसिटी एक ऐसा प्रारूप होगा जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिंदास जाए अपना अधिकार समझते हुए और उसका प्रॉपर इलाज हो और वो पुनः वापस अपने जीवन में उतनी ही मजबूती के साथ और पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ लेके वापस आ सके। ये मेडिसिटी का एक उद्देश्य होना चाहिए। बहुत अच्छी बात के साथ मैं भी समापन करूंगा डॉक्टर साहब की बात का समर्थन करते हुए कि आप इलाज के खर्च से भी नहीं घबराएंगे और आपको बेहतर इलाज तो मिलेगा ही, साथ में वेलनेस और पुनर्वास का जो इकोसिस्टम मध्य प्रदेश में ये मेडिसिटी में बनाया जा रहा है, ये वास्तव में सबके लिए लाभदायक होगा। तो न केवल मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित होगा, बल्कि अन्य राज्यों के भी जो पेशेंट्स हैं अगर मध्य प्रदेश आएंगे तो उनको भी महाकाल की नगरी में इलाज के साथ साथ जो है धर्म लाभ भी होगा। हम इसी दृष्टिकोण से आज हम मध्य प्रदेश में हमने डॉक्टर साहब से समझा, आपने और मैंने, कि मेडिसिटी का कंसेप्ट क्या है, उसके कितने पिलर्स हैं और उसमें और क्या क्या होना चाहिए। तो ये सारी बातें डॉक्टर साहब ने समझाई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।